नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम मानव रोग, उनके निवारण से संबंधित चर्चा करने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार के जो मानव रोग हैं वो कौन कौन से प्रकार के हैं, उनके क्या कारण होते हैं, संक्रामक कौन से होते हैं, असंक्रामक कौन से होते हैं, जन्मजात कौन से होते हैं, इससे संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं मानव रोगों से संबंधित बातें। मानव रोग व उनके निवारण। विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको पढ़ने से पहले हमें दो चार टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे बोलेंगे पैथोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर रोगों का अध्ययन किया जाता है। रोगों का अध्ययन, एक शब्द होता है रोग के कारणों का अध्ययन। रोग के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे, कारणों का अध्ययन, क्योंकि हर रोग का कोई ना कोई रीजन होता है, उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे बोलेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, तो इसको पैथोलॉजी कहा जाता है। और रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं तब उसे ईटियोलॉजी कहा जाता है। ईटियोलॉजी का मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर रोग के कारण से संबंधित बात करने वाले हैं। एक शब्द होता है रोग के वितरण का अध्ययन। रोग के वितरण यानी रोग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस जगह पर ज़्यादा है, किस जगह पर पर्टिकुलर डिजीज क्यों होता है, उसके रीजन क्या है। तो रोग के वितरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर रोग के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी, जैसे पर्टिकुलर कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो एक छोटी सी जगह में होते हैं, एकदम छोटी सी जगह में। ऐसी एकदम छोटी सी जगह में फैलने वाले जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज, स्पोरेडिक से थोड़े से जो बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक से थोड़े से बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक, और जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों पर फैलते हैं उनके लिए शब्द होता है पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज, देखिए अपन पढ़ रहे हैं, आज के संदर्भ में देखें तो जो पेंडेमिक डिजीज का सबसे बढ़िया उदाहरण है वो कोरोना है। हम जानते हैं कि जो कोरोना है वो कोरोना देश विदेश में फैला हुआ है, अर्थात बहुत सारे कंट्रीज के अंदर उसके रोग के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, रोग के प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। इसलिए ऐसे रोग जो कि एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर फैलते हैं और देश विदेश में फैलते हैं उन्हें बोलते हैं पेंडेमिक, देश विदेश में। तो आज के संदर्भ में सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो है कोरोना। कोरोना, तो कोरोना किस प्रकार का रोग है? पेंडेमिक है। पेंडेमिक से आप क्या समझते हैं? देश विदेश में फैलने वाले रोग। जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक का मतलब होता है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैलने वाले रोग। ऐसे रोग जो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैलते हैं उन्हें बोलते हैं एपिडेमिक। और एंडेमिक शब्द का मतलब होता है विशेष क्षेत्र में। विशेष क्षेत्र में, तो विशेष क्षेत्र में कोई भी चीज पाई जाती है या कोई रोग होता है उसे बोलते हैं विशेष क्षेत्र, एंडेमिक। और सबसे सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, इलाके में होने वाला जो रोग होता है उसे बोलेंगे स्पोरेडिक डिजीज। तो सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कॉलोनी के अंदर प्रदूषित वाटर सप्लाई आती है, प्रदूषित वाटर सप्लाई आई जिसकी वजह से लोगों के पेट दर्द हो गया, या लूज मोशन, दस्त हो गए, या भूख नहीं लगी, या जी मचलने लगा, उल्टी हो गई, तो ये एक पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर ही हुआ, इसलिए से स्पोरेडिक कहना पड़ेगा।
एक एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया विशेष में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों पर होते रहते हैं उनमें होने वाला जो रोग होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके अंदर एंडेमिक घेंगा रोग हो गया। कौन सा? एंडेमिक घेंगा। तो घेंगा आयोडीन की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से उनकी थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो ये उन लोगों के अंदर होता है, विशेष क्षेत्रों में होता है जो ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे तो जमीन के अंदर आयोडीन की कमी होगी, इसलिए उन जगहों पर जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके अंदर भी आयोडीन कम होगा, अतः उनके अंदर एंडेमिक घेंगा हो जाएगा। ऐसे ही हम जानते हैं कि कुबड़ पट्टी राजस्थान के अंदर अजमेर और नागौर के इलाकों के अंदर पाई जाती है। तो वो एक विशेष क्षेत्र है कुबड़ पट्टी। अब ये कुबड़ पट्टी है, ये किसकी वजह से हो रही है? ये फ्लोरोसिस की वजह से हो रही है। और फ्लोरोसिस के जो केस मिलते हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं बताओ? नागौर और अजमेर के अंदर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे सीधा सा भी पूछ लेते हैं कि कुबड़ पट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो कुबड़ पट्टी कहाँ मिलेगी? अजमेर और नागौर में। कुबड़ पट्टी क्या है? तो ये फ्लोरोसिस है। पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से लोगों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, या दांतों पर पीली पीली धारी बन जाती हैं, या मेंटली फ्लोरोसिस हो जाता है, तो उसे एंडेमिक फ्लोरोसिस कहा जाएगा, क्योंकि उसका एक विशेष क्षेत्र है, उसके अलावा वो दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। तो स्पोरेडिक का मतलब एक बहुत छोटी सी जगह, एंडेमिक का मतलब एक से विशेष क्षेत्र। देखिए ये जो विशेष क्षेत्र है इतना सा, ये आपके एग्जाम के अंदर इतना सा शब्द रीट के लेवल 2 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। रीट लेवल 2 में क्या पूछा कि विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति क्या कहलाती है? तो उसे क्या बोलेंगे? एंडेमिक कहेंगे। ऑप्शन दे रखा था एंडेमिक जाति या विशेष क्षेत्रीय जाति, तो क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के पेपर के अंदर भी पूछा गया। तो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के पेपर में भी पूछा गया कि ऐसी जाति जो स्थान विशेष में पाई जाती है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, उसे क्या नाम देते हैं? तो उसके आगे क्या लगा दो? एंडेमिक लगा दो। तो एंडेमिक का मतलब ऑटोमेटिक क्या होता है? स्थान विशेष, यानी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई भी जाति हो सकती है, कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई फसल हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, क्योंकि एंडेमिक ये अपने आप में एक मीनिंग है। बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में होते हैं तब उसे एपिडेमिक कहेंगे, और देश विदेश से संबंध रखते हैं तब इन्हें कोरोना जैसा जो रोग है वो पेंडेमिक है। इबोला हुआ था, स्वाइन फ्लू हुए थे, ये बड़े बड़े देश विदेशों के अंदर फैले थे, इसलिए वहां पर आएंगे पेंडेमिक। क्लियर? आगे सुनते हैं। एक शब्द है एंटीबायोटिक। कौन सा शब्द है भाई? एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक। देखिए प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। ये जो एंटीबायोटिक शब्द है, एंटीबायोटिक शब्द इसे सबसे पहले देने वाले थे एस.ए. वाक्समान। इस शब्द का यूज किसने किया था? एस.ए. वाक्समान ने ये शब्द पहली बार दिया, और इनके द्वारा इन्होंने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी थी, इन्होंने सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक खोजी थी उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी माइसिन थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सबसे पहले एंटीबायोटिकों में ये ऐसे वाक्समान के द्वारा जो खोजी गई वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक थी। इसे बैक्टीरिया से खोजा गया था। किससे खोजा था इसे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त की गई? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? एस.ए. वाक्समान ने। और एंटीबायोटिक शब्द भी किसका दिया हुआ है? ये एस.ए. वाक्समान का ही दिया हुआ है। जबकि सबसे पहले खोजी गई जो एंटीबायोटिक थी, सबसे पहले सर्वप्रथम खोजी गई
एंटीबायोटिक, ये थी पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक थी, और पेनिसिलिन को इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। इसे पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजा था। कौन से कवक से खोजा था? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया था। इस पेनिसिलिन को आजकल इसे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? ये अपन ने देखा कि सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे सबसे पहले खोजा। ये प्रश्न रीट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी एंटीबायोटिक खोजी? तो पेनिसिलिन खोजी थी। जबकि एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? ऐसे वाक्समान ने कौन सी एंटीबायोटिक खोजी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से खोजी गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो खोजी गई थी वो स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसिकस बैक्टीरिया से खोजी गई थी। यहाँ पर इसे पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया था। और ये जो कवक शब्द है इसको भी रीट के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। जब पहली बार आरटेट हुआ था उसके अंदर इस प्रश्न को पूछा गया कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की गई थी? तो किससे प्राप्त की गई? कवक से। पहली बार एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे खोजी? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। आजकल इस एंटीबायोटिक को किससे प्राप्त किया जा रहा है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। आजकल इसे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इन्हें हम ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सूक्ष्म जीवों से। ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? सूक्ष्म जीवों से। जैसे कि कवक हैं, बैक्टीरिया हैं, इनसे ये सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक तैयार होती हैं, कवक और बैक्टीरिया से। इन्हें खाया जाता है। एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं? इन्हें खाया जाता है। तो इन्हें खाया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स को खाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक का असर वायरस पर नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनका असर किस पर नहीं होता भाई? वायरस पर कोई असर नहीं होता है। वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। कारण यह है क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो या तो कोशिका झिल्ली को नष्ट करती हैं, कोशिका भित्ति को नष्ट करती हैं, या प्रोटीन संश्लेषण को रोकती हैं। जबकि वायरस के अंदर ना तो कोशिका भित्ति होती है, ना उनके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसीलिए वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर भी नहीं होता। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका वायरस पर कोई असर नहीं होता। एंटीबायोटिक्स को खाया जाता है। एंटीबायोटिक कवक और जीवाणु से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए यदि देख लिया जाए तो उदाहरण जैसे कि पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन क्या होती है? ये भी एंटीबायोटिक होती है। ऐसे ही
क्लोरमफेनिकल, ये क्लोरमफेनिकल क्या होती है भाई, ये भी एंटीबायोटिक होती है। या एजिथ्रोमाइसिन, तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कोरोना काल में एजिथ्रोमाइसिन का खूब सारा यूज किया गया था। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है, एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है। तो ये सारे के सारे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकल, एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक पदार्थ होते हैं। एंटीबायोटिक को हम खाते हैं। एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजी गई थी वो पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस एंटीबायोटिक को खोजा था वो पेनिसिलियम नोटेटम से खोजी गई। और आजकल पेनिसिलिन जो तैयार की जाती है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार की जाती है। जबकि एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले थे ऐसे वाक्समान, और ऐसे वाक्समान ने जो एंटीबायोटिक खोजी उसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन था, वो बैक्टीरिया से खोजी थी। तो ये एंटीबायोटिक शब्द से रिलेटेड, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। एक शब्द होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक पदार्थ वे होते हैं जिन्हें खाते नहीं हैं, यानी कि ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीसेप्टिक कहते हैं। इन्हें शरीर की बाह्य सतह पर, इन्हें शरीर की बाह्य सतह पर लगाया जाता है। इन्हें शरीर की बाह्य सतह पर लगाया जाता है, मतलब इन्हें खाते नहीं हैं। एंटीसेप्टिक जो पदार्थ होते हैं उनको खाते नहीं हैं, बल्कि इन्हें शरीर की बाह्य सतह पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे कि यदि नमक है और नमक के अंदर गर्म पानी डाल लिया जाए, तो गर्म पानी में जब नमक डाल लेंगे तो ये एंटीसेप्टिक हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोरोना के समय में अपन कोरोना को रोकने के लिए सुना होगा गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गर्म पानी खुद अपने आप में एक एंटीसेप्टिक पदार्थ हो जाता है जिसका काम होता है हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करना। तो ये हो गया। ऐसे ही आपने बीटाडीन नाम सुना होगा। तो जो बीटाडीन है, ये बीटाडीन भी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को तुरंत नष्ट करता है। ऐसे ही आपने टिंचर आयोडीन है या पोविडीन आयोडीन है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं। पोविडीन आयोडीन, ये पोविडीन आयोडीन ऐसा पदार्थ है, टिंचर आयोडीन, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। देखिए इनमें एक शब्द, एक कॉमन सा शब्द निकल रहा है, आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। आयोडीन एक हैलोजन तत्व है और हैलोजन तत्वों में ये एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है। हैलोजन तत्वों में आयोडीन एक एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है। समुद्री जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं उस नमक के अंदर आयोडीन पहले से ही होता है, इसीलिए नमक खुद अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है। तो नमक एक एंटीसेप्टिक पदार्थ है क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। तो ये सब कैसे पदार्थ हैं? एंटीसेप्टिक। इन्हें खाया नहीं जाएगा, ये लगाया जाएगा। इसी के साथ जैसे कि कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, ये कॉस्मेटिक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी एंटीसेप्टिक प्रकृति की होती हैं। फोड़े फुंसी की जो दवाइयाँ होती हैं ये क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक होती हैं। एंटी फंगल, तो एंटी फंगल जो अपन क्रीम लगाते हैं उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, फंगस को मार देती हैं।
बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो जो मारने का काम करती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक। और जो बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं, उनकी कोशिका भित्ति का अपघटन करते हैं, उनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं, उनमें जनन नहीं होने देते, उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट एक शब्द आता है दर्द निवारक। दर्द निवारक, दर्द निवारक के लिए शब्द होता है एनाल्जेसिक। वैसे छोटा सा शब्द है, लेकिन ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। यानी कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो दर्द सहन करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यानी हमें दर्द का अनुभव ही नहीं होने देते, दर्द सहन करने की पावर हमारे अंदर बढ़ जाती है। ये दर्द निवारक एनाल्जेसिक पदार्थ होते हैं। तो एनाल्जेसिक पदार्थ क्या हैं, जो दर्द निवारण का कार्य करते हैं। इनके उदाहरण हमें याद रखने होते हैं, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है और याद भी रखना है पैरासीटामोल। कौन सा पदार्थ है भाई, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। ऐसे ही एस्पिरिन। कौन सा, एस्पिरिन। एस्पिरिन को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड कहेंगे इसको, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। तो पेनिसिलिन, सैलिसिलिक एसिड, पैरासीटामोल, या आपने नाम सुना होगा कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम, कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं, या हम आइबुकोम लेते हैं, या हम निमेसुलाइड ले लेते हैं। तो निमेसुलाइड है जो नाइस के नाम से टैबलेट आती है। तो ये कॉम्बीफ्लेम, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये दर्द निवारक पदार्थ हैं। देखिए एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये आपको जरूर याद रखनी है। विशेषकर एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो एस्पिरिन ही होती है। एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये दर्द में भी काम आती है, ये बुखार में भी काम आती है, ये इन्फेक्शन में भी काम आती है। और ये जो पदार्थ यहाँ पर अपन ने लिखे हैं, सीखे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ दर्द निवारक भी होते हैं। ये दर्द निवारक भी होते हैं, ये ज्वर निवारक भी होते हैं, ये संक्रमण रोधी भी होते हैं। संक्रमण रोधी। तो दर्द निवारक, ज्वर निवारक, संक्रमण रोधी। दर्द निवारकों के लिए इंग्लिश शब्द होता है एनाल्जेसिक। ये ज्वर निवारक के लिए शब्द होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। संक्रमण रोधी के लिए शब्द होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये दर्द में भी काम आते हैं, ये बुखार में भी काम आते हैं, ये इन्फेक्शन को रोकने में भी काम आते हैं। इसीलिए इन्हें पूछ लेते हैं कि निम्न में से, जब आपको पूछ लिया जाए कि पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल क्या है एक क्वेश्चंस के रूप में अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन बना दिया कि मान लेते हैं कि पैरासीटामोल क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया जाए, ये दर्द निवारक है। दूसरा ऑप्शन, ये ज्वर निवारक है। तीसरा ऑप्शन, ये संक्रमण रोधी है। संक्रमण रोधी है। और चौथा दे दिया जाए उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या करना पड़ेगा आपको, उपरोक्त सभी आपका आंसर चला जाएगा। यानी ये सभी में काम आती है। आपको पूछे कि पैरासीटामोल क्या है, तो ये ऐसा ऑप्शन होगा। यदि आपसे पूछे कि निमेसुलाइड किस प्रकार की औषधि नहीं है, औषधि
नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया जाए दर्द निवारक, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए ज्वर निवारक, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए संक्रमण रोधी एंटी इन्फ्लामेटरी, चौथा ऑप्शन दे दिया जाए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। तो बताओ ये किस प्रकार की औषधि नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए निमेसुलाइड हमने इधर लिखा कि निमेसुलाइड है, कॉम्बिफ्लेम है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये दर्द में भी काम आती है, बुखार में भी काम आती है, इन्फेक्शन में काम आती है, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती हैं, सूक्ष्म जीवों की ही वृद्धि को रोकती हैं, लेकिन उन्हें मारती नहीं हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में उनका यूज कर लिया जाए तो एंटीबायोटिक कभी कभी बैक्टीरिया को मार भी देती है, तब उनका नाम बैक्टीरियोसिडल पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी टर्म होती हैं जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर वो पूछ लेते हैं। आपको पैरासीटामोल, एस्पिरिन जरूर याद रखनी है। क्लियर बात। फिर कुछ पदार्थ जो डिजीज हैं उन डिजीज को के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग है जो किस प्रकार से फैलता है, कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम जो रोग हैं उनका एक चार्ट बना लेते हैं। रोगों के प्रकार, रोगों को मेनली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। मेनली रोगों की कितनी कैटेगरी है? दो। एक होते हैं जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और एक रोग होते हैं अर्जित रोग, अर्जित एक्वायर्ड रोग। देखिए जो अर्जित रोग हैं वो जन्म के बाद होते हैं, और ये जन्मजात रोग होते हैं ये जन्म से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। तो ये जन्म से ही होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जन्मजात। और जो जन्म के बाद होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? अर्जित रोग कहा जाता है। क्लियर बात। जन्मजात रोगों की यदि उदाहरण देखें तो इनमें मेनली ऐसे रोग आते हैं जिन्हें हम जानते भी हैं, जैसे कि हो सकता है वर्णांधता, वर्णांधता, कलर विजन, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को ही बोलते हैं शाही रोग। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? शाही रोग कहते हैं। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया। तो वर्णांता है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है। ये कैसे रोग हैं? ये सारे के सारे जन्मजात रोग होते हैं। ऐसे ही फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन न्यूरिया, PKU इसे शॉर्ट में कहा जाता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया को काला मूत्र रोग भी कहा जाता है, काला मूत्र रोग। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म को बोलते हैं रंजकहीनता। क्या कहा जाएगा इसको? रंजकहीनता कहते हैं। शरीर के स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनता,
स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनने की वजह से हमारी जो स्किन होती है उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे बन जाते हैं, और स्किन में यदि सफ़ेद दाग धब्बे बनते हैं तब उसको एल्बिनिज्म या रंजकहीनता कहते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया, काला मूत्र, इसमें होता यह है कि एक होमोजेंटिसिक एसिड होता है जिसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से ये डिजीज हो जाता है। तो इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट्स होते हैं वो या तो वर्णांता पूछ लेते हैं या हीमोफीलिया पूछ लेते हैं। जैसे लेवल फर्स्ट के अंदर भी ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में आया कि कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है, तो उसमें वर्णांता दे रखा था। तो लेवल फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया वर्णांतता वाला कि आनुवांशिक रोग कौन सा है। आपको कभी कभी आनुवांशिक रोग नहीं देगा तो वंशागत शब्द दे देता है। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते जाते हैं उन्हें वंशागत रोग, हेरिडिटी डिजीज कहते हैं। या हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र से रिलेटेड डिजीज होते हैं वो भी सारे के सारे इसमें ही आते हैं। किससे रिलेटेड? गुणसूत्र से रिलेटेड। जैसे कोई सिंड्रोम हो गया तो जन्म से ही होता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली एग्जाम में या तो वर्णांत आता है जिसमें कलर दिखाई नहीं देते, कलर का विभेदन नहीं होता, और एक हीमोफीलिया रोग आता है। उधर की साइड में देखें तो जो अर्जित रोग हैं, अर्जित का मतलब होता है जन्म के बाद होने वाले रोग। तो ये कब होंगे भाई? जन्म के बाद। तो ज्यादातर जो रोग हैं वो जन्म के बाद ही होते हैं। ज्यादातर रोग जन्म के बाद ही होते हैं। इन रोगों को भी दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इनमें एक रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या कहा जाएगा? संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस जिनके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी स्टेज होगी, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होगा, किसी ना किसी माध्यम की वजह से शरीर में प्रवेश करेंगे। और एक होते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस। असंक्रामक और संक्रामक, दो प्रकार के ये रोग होते हैं। देखिए, असंक्रामक वे होते हैं जिसमें कोई सूक्ष्म जीव का रोल नहीं होता, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं होता, उसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे शरीर के अंदर या तो किसी पोषक तत्व की कमी से हो सकते हैं, या पोषक तत्व की अधिकता की वजह से हो सकते हैं, या हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे असंक्रामक रोग होते हैं। तो असंक्रामक रोगों को अपन लिख सकते हैं, जैसे कि आपने सुना है एनीमिया। एनीमिया, तो एनीमिया कैसा रोग होता है? असंक्रामक होता है। एनीमिया ब्लड की कमी से हो जाता है, आरबीसी की कमी से हो जाता है, या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बात रेट लेवल फर्स्ट के अंदर भी आई हुई है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये कौन सा रोग होगा? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया। यदि किसी के शरीर के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी एनीमिया। तो एनीमिया असंक्रामक रोग है। कैसा रोग हो गया? असंक्रामक। इसमें कोई संक्रामक इकाई का कोई रोल नहीं होता। ऐसे ही हो सकता है फ्लोरोसिस। पानी के अंदर फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है, तो पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों पर पीली पीली धारी बन जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, या जोड़ों में दर्द होता है, जिससे नोक नी रोग कहा जाता है। नोक नी के नाम से लेवल फर्स्ट के अंदर भी ये प्रश्न उठा हुआ है, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, कि नोक नी क्या है। तो नोक का मतलब होता है आवाज, नी यानी घुटने। घुटने में से जब आवाज आती है तो पानी के अंदर फ्लोराइड की अधिकता को बताती है, जिसे स्केलेटन फ्लोरोसिस भी कहते हैं, कंकालीय फ्लोरोसिस। तो कंकालीय फ्लोरोसिस, स्केलेटन फ्लोरोसिस का मतलब होता है हमारे हड्डियों के अंदर भी फ्लोराइड जम गया है। पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा होगा तो दांतों पर पीली धारी बनेगी, दांतों पर पीली धारी बनना फ्लोरोसिस है। डेंटल फ्लोरोसिस, सिर दर्द भी होगा, मेंटल फ्लोरोसिस, और जोड़ों के अंदर भी दर्द होने लग जाता है। ऐसे ही हो सकता है कि एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी
भी असंक्रामक रोगों की कैटेगरी में आती है। ये एलर्जी किसी भी धूल मिट्टी के कणों से हो सकती है, सूर्य के प्रकाश से हो सकती है, खाने पीने की चीज़ों की वजह से हो सकती है, किसी की वजह से। और इसका एक ही कारण, एक ही इलाज होता है, उस एलर्जन को हटाना। जिसकी वजह से एलर्जी है उस एलर्जन को ही हटा दो, उससे दूर रहना पड़ेगा। या हृदय संबंधी रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं, यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारी है, हार्ट फेल हो गया, मोटापा हो गया, ये सारे रोग हो सकते हैं। कैंसर, कैंसर भी असंक्रामक रोग होता है। कैंसर भी कैसा रोग है? असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, क्योंकि कैंसर के लिए भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार नहीं होता। कैंसर जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव का कोई रोल नहीं है। कैंसर में कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजित होती हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होते हैं। और अनकंट्रोल जब सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उससे कोशिकाओं की गांठें बन जाती हैं। उन कोशिकाओं की गांठ वाले रोग को ही कहा जाता है कैंसर। तो कैंसर किसकी वजह से होता है? ये कोशिकाओं के अनियमित रूप से विभाजन की वजह से हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि कोई हार्मोन से संबंधित हो, हार्मोन संबंधी। जब अपन हार्मोन्स की बात करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे, तो उसमें गलगंड या घेंगा रोग सुनेंगे। थायराइड की अधिकता की वजह से ग्रेव्स रोग होगा, प्लूमर रोग होगा, ये सारे रोग हो सकते हैं। तो ये कोई भी हार्मोन के अधिकता और कमी की वजह से होने वाले रोग भी हो सकते हैं। वो सब किस में जाने वाले हैं? हार्मोन संबंधी रोग भी असंक्रामक। या हो सकते हैं कि पोषक तत्वों के अभाव में कोई रोग हो रहा हो। किसकी वजह से? पोषक तत्वों के अभाव में, तो इन्हें अभाव रोग बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। अभाव रोग जैसे पानी के अभाव से डिहाइड्रेशन होता है, प्रोटीन के अभाव से क्वाशियोरकोर मेरेस्मस रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां ग्रोथ नहीं कर पाती, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो एनर्जी लेवल कम होता है, वसा की कमी है तो स्किन में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से होने वाले रोग भी सारे किस में जाएंगे? अभाव रोग अर्थात असंक्रामक रोगों की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो असंक्रामक, ये संक्रामक रोग हैं, ये संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तो संक्रामक जो रोग हैं उनके अंदर कोई ना कोई सूक्ष्म जीव का रोल होगा, और ये सूक्ष्म जीव किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर ये प्रोटोजोआ की वजह से होता हो। किसकी वजह से हो सकता है? प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकता है। ये हो सकता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की वजह से होता हो। किसकी वजह से होता हो? बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से हो सकता हो। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर ये वायरस की वजह से होता हो। किसकी वजह से? वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये किसी भी सूक्ष्म जीव की वजह से हो सकते हैं। तो मेन जो अपने एग्जाम में आते हैं वो ज़्यादातर प्रोटोजोआ जनित आते हैं, या बैक्टीरिया जनित आते हैं, या वायरस की वजह से आते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सबसे पहले आने वाले जंतु के उदाहरण भी हैं। जब जंतु जगत की स्थापना हो रही थी उस टाइम पर जो सबसे छोटे छोटे जीव आए थे जो समुद्री जल के संपर्क में रहते हैं, उनको संघ प्रोटोजोआ में रखा गया था। और प्रोटोजोआ की वजह से कुछ ऐसे रोग हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे। जैसे आपने नाम सुना हुआ है मलेरिया। मलेरिया, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आपने नाम सुना है अमीबिएसिस। कौन सा रोग है? अमीबिएसिस। अमीबिएसिस है। अमीबिएसिस को नॉर्मली हम पेचिस भी कहते हैं। अमीबिएसिस को क्या कहा जाता है? पेचिस के नाम से भी जाना जाता है, अमीबिएसिस। इस नेक्स्ट रोग है पायरिया। पायरिया, तो पायरिया भी किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ऐसे ही रोग है अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग जो होता है, जो मक्खी के काटने की वजह से होता है, अफ्रीका के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसे ही काला
अजार रोग। कौन सा रोग है? काला अजार रोग। ये रोग ऐसे हैं जो प्रोटोजुआ की वजह से होते हैं। आपको इनमें से विशेष कर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है मलेरिया, एक पढ़ना है अमीबियासिस, क्योंकि ये छोटे स्तर पर ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा होते हैं। मलेरिया में से लेवल फर्स्ट के अंदर हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लास्ट बार जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा मलेरिया का कारण कौन सा प्लाज्मोडियम है, उसमें ऑप्शन दे रखा था प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बिल्कुल सही बात, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। बाकी प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स भी होता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी भी होता है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे भी सही। अमीबियासिस ये दूषित पानी की वजह से हो जाता है। दूषित पानी की वजह से इससे दस्त वगैरह हो जाता है, जिन्हें अपन पेचिस बोलते हैं, खूनी दस्त बोल देते हैं। पायरिया ये दांत मसूड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है। और अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग है, ये इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है। काला अजार है, ये पेशियों से रिलेटेड डिजीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, यानी कुछ रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हैजा, हैजा, तो हैजा को कोलेरा कहा जाता है। हैजा को क्या कहते हैं? कोलेरा। कोलेरा इंग्लिश में इसी को कोलेरा बोलते हैं। तो ये हैजा दूषित पानी की वजह से होता है। घरेलू मक्खी इसको फैलाने का काम करती है। या हो सकता है टाइफाइड। कौन सा रोग है? टाइफाइड। जो टाइफाइड है उसे मोती जरा भी कहते हैं। टाइफाइड को इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड को रीट लेवल फर्स्ट के अंदर डायरेक्ट पूछा गया कि निम्न में से जीवाणु जनित संक्रामक रोग कौन सा है? जीवाणु जनित संक्रामक रोग। रीट लेवल फर्स्ट 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 4 प्रश्न डिजीज के ही थे, रोगों से रिलेटेड ही उसमें ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें था जीवाणु जनित संक्रामक रोग कौन सा है, तो उसमें टाइफाइड ऑप्शन दे रखा था, एकदम सही। उसी प्रश्न के पेपर के अंदर पूछा गया कि एड्स की आधुनिक जांच कौन सी है, तो एड्स की जो जांच है उसमें दे रखा था PCR। क्या करते हैं एड्स में? PCR करते हैं, वो प्रश्न भी उसी के अंदर दे रखा था। तो जीवाणु की वजह से होता है हैजा है, टाइफाइड है। ऐसे ही ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे अपन टीबी कहते हैं या तपेदिक बोलते हैं या क्षय रोग कहते हैं, ये भी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी को बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग कहते हैं इसे, तो इसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो लेप्रोसी हो गया। या टिटेनस रोग हो गया, टिटेनस। टिटनेस जो होता है उसमें मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ये भी हड्डियों मांसपेशियों से रिलेटेड डिजीज होता है। मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से शरीर में ऐंठन होती है, काफ़ी खतरनाक रोग है ये भी। ऐसे ही डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को दमघोंटू रोग भी कहा जाता है। दम घोंटू रोग के नाम से जानते हैं क्योंकि ये गले का इन्फेक्शन होता है। ऐसे ही आपने परट्यूसिस नाम सुना होगा, परट्यूसिस। परट्यूसिस को कोकर खांसी कहा जाता है। परट्यूसिस कोकर खांसी के नाम से जानते हैं। तो परट्यूसिस क्या है? कोकर खांसी, काली खांसी जिसे कहा जाता है। ऐसे ही निमोनिया हो सकता है, निमोनिया, तो निमोनिया हो सकता है। या हो सकता है सिफिलिस। कौन सा रोग हो गया? सिफिलिस हो सकता है। गोनोरिया रोग हो सकता है, गोनोरिया, गोनोरिया रोग हो गया, सिफिलिस हो गया, निमोनिया हो गया, परट्यूसिस हो गया, डिप्थीरिया, टिटेनस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और हैजा। हो सकता है प्लेग, 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 प्लेग जिसे काली मौत भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ कहते हैं। ये जितने भी रोग लिखे हैं ये जीवाणु की वजह से होने वाले डिजीज हैं। इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो या तो हैजा से रिलेटेड होता है। हैजा, हैजा का क्वेश्चन आने की संभावना होती है ज़्यादातर। रेट लेवल 2 के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है कि हैजा एक संक्रामक रोग है जिसका कारण कौन सा बैक्टीरिया है। तो उसमें बैक्टीरिया का नाम पूछा, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड, टाइफाइड से पक्का ही क्वेश्चन आता है, लेवल फर्स्ट में लास्ट प्रश्न पेपर पे पूछा गया। ऐसे ही एक डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हम एक टीका पढ़ते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनिस, वो टीका को जोड़ करके पूछ लेता है कि डीपीटी का टीका कौन से 3 रोगों की सुरक्षा में लगाया जाता है। तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस तीनों रोगों से सुरक्षा करता है, इसीलिए उसे ट्रिपल एंटीजन या 3 मार्का टीका के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। चलिए वायरस जनित रोगों की बात करें तो वायरस जनित रोगों में पहला रोग है एड्स। एड्स जिससे डायरेक्ट हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें मिलता है। एड्स का पूरा नाम ही पूछ लेते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस? HIV वायरस की वजह से होता है। ऐसे ही हम जानते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो कि लीवर से रिलेटेड डिजीज होता है। किसका इन्फेक्शन है ये? लीवर, लीवर में इन्फेक्शन होता है, उसे हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मीजल्स, मीजल्स, मीजल्स को बोलते हैं खसरा, नॉर्मल भाषा में क्या कहा जाता है इसे? खसरा कहते हैं। ऐसे ही मम्स, मम्स, मम्स को गलसुआ रोग कहा जाता है, गालों में सूजन आ जाती है, ये वायरस की वजह से होता है। कर्णफेर रोग भी कहते हैं। ऐसे ही आपने रेबीज सुना होगा, रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया एकमात्र रोग है जिसमें पानी से डर लगता है, वो है हाइड्रोफोबिया। रेबीज कुत्ते के काटने की वजह से होता है। तो कुत्ते के काटने की वजह से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऐसे ही जाना पहचाना रोग जुकाम, जुकाम जिसमें नाक की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर सूजन आ जाती है। नाक की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाने से ऐसे रोगी को गंध का अनुभव नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि जुकाम के जैसा ही आज का रोग जो चल रहा है हाल में, वो है कोरोना। कौन सा? कोरोना। आजकल उसे बोलते हैं कोविड-19। क्या कहते हैं? कोविड-19, कोरोना वायरल डिजीज 2019 में, जो कि चीन से फैल करके आया और पूरे देश भर में फैल गया। इसकी जो जांच की जा रही है उसे RT-PCR कहते हैं। कोरोना की जांच किससे करते हैं? RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT-PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो कोरोना में भी की जाती है। PCR ये एड्स में भी किया जाता है। तो उसमें भी हमें याद रखना है छोटी माता। कौन सी माता? छोटी माता, बड़ी माता, छोटी माता और बड़ी माता। पोलियो, पोलियो जिसका क्वेश्चन ज़्यादातर लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा जाता है। पोलियो, पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं या इन्फेंटाइल पैरालाइसिस भी कहते हैं। बच्चों के अंदर एक तरह से पैरालाइसिस जैसा रोग है, पेशी प्रभावित होती हैं, जिसके बचाव के लिए हम 2 बूंद जिंदगी के नाम से एक टीका फेमस है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो के रोग के लिए यूज किया जाता है। ओरल मतलब मुंह से 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, मतलब उसमें जो पोलियो वायरस है उस पोलियो वायरस को निष्क्रिय बेहोश करके शरीर में डाल दिया जाता है। तो वो पोलियो पेशियों से रिलेटेड है। पोलियो पल्स पोलियो अभियान जो कि दिसंबर 1995 में से स्टार्ट किया गया था, तो 1995 से स्टार्ट किया गया था और राजस्थान के अंदर स्पेशली चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हुआ था पल्स पोलियो अभियान। तो पोलियो से ज़्यादातर क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में आने की संभावना होती है। लास्ट बार पूछा भी गया था पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1995 दिसंबर 1995 में ये पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही नॉर्मली जिसे अपन कॉमन कोल्ड कहते हैं, आपने सभी ने H1N1 की वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू सुना होगा। तो स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, आई फ्लू है। स्वाइन फ्लू,
बर्ड फ्लू, आई फ्लू, यानी फ्लू कोई भी है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब इसकी वजह से ही होते हैं। इनमें से हमें जो ज़्यादातर याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से वो एड्स याद रखना है, हमें याद रखना है पोलियो को, हमें याद रखना है मीजल्स को, क्योंकि मीजल्स के अंदर एक टीका पूछ लेते हैं MMR का टीका, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स मम्स रूबेला का जो वैक्सीन है वो 3 रोगों से एक साथ सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए उसे MMR का टीका कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर टिक किए हैं। इधर से वर्णांता सबसे ज़्यादा आता है, इधर हीमोफीलिया, इधर मलेरिया अमीबियासिस, इधर हैजा टाइफाइड, और इधर से एड्स और मीजल्स से रिलेटेड, और आजकल कोरोना को जोड़कर भी पूछा भी जा सकता है कि कोरोना किस प्रकार की बीमारी है, पेंडेमिक है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, कहाँ से आती है, कहीं आई थी, ये चीन से आई थी, चीन के वुहान शहर से आई थी, और इसकी आधुनिक जांच जो अपन कर रहे हैं वो आधुनिक जांच का नाम है RT-PCR। इसमें जो दवाई अपन यूज करते हैं उसमें वैक्सीन जो अपन लगाते हैं वो निष्क्रिय कोरोना वायरस को बेहोश करके शरीर में डाला जाता है, इसलिए वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो ये अपन ने एक आउटलाइन बना ली जिससे होते हुए अपन रोगों पर विशेष चर्चाएं करने वाले हैं। तो ये अपन ने आउटलाइन बनाई, यहाँ से आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।